हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर हम मगध के बारे में पढ़ रहे थे कि मगध जो राज्य है उसका उदय किस प्रकार से, और सबसे पहले मगध की स्थापना किसने की, मगध के संस्थापक कौन थे, और धीरे धीरे उसके बाद कौन कौन राजा और कौन कौन वंश आते गए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये जान लिया था कि हर्यक वंश जो था उसके अंतिम राजा कौन थे। मतलब हम हर्यक वंश तक पढ़ चुके थे कि अंतिम राजा जो थे हर्यक वंश के वो नागदशक थे। अब नागदशक को मारकर और कौन से वंश की स्थापना हुई, फिर उससे अगले कौन से राजा आए। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे मगध में मौर्य समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, सिकंदर के बारे में भी आज पढ़ लेंगे, क्योंकि सिकंदर भी मौर्य साम्राज्य से रिलेट करता है। मतलब उस टाइम पीरियड की बात है जब सिकंदर भारत में आया था। तो किस टाइम आया, उससे उसके जो जीवन है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या बात आती है कि नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। तो नागदशक जो थे उनके अमात्य थे। अब हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक थे, तो नागदशक के अमात्य, अगर हम ऐसे समझे तो हम मंत्री भी कह सकते हैं। तो उनका नाम क्या था, शिशुनाग था। तो उन्होंने क्या किया, 412 ईसा पूर्व में नागदशक को मारकर वो खुद मगध की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। अब आगे है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित करी। तो पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। फिर जब शिशुनाग वंश आ गया तो शिशुनाग ने क्या किया, उनकी जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर कर वैशाली ले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आगे क्या है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि जो शिशुनाग वंश थे उनका कौन था, उनका उत्तराधिकारी था कालाशोक। तो कालाशोक ने क्या किया, वो वापस वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया राजधानी को। ठीक है, जो भी एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम केवल वहाँ से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब शिशुनाग वंश से केवल इतना ही आता है, तो केवल हमको इतना ही पढ़ना है। अब आगे क्या है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अब फिर नंद वंश की, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। कौन था, महापद्मनंद था। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था। फिर घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर फिर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो यह सिकंदर का समकालीन था। जो घनानंद था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था, वो किसका समकालीन था, वो सिकंदर का समकालीन था। मतलब जिस टाइम पर सिकंदर भारत के अंदर आया था वो उसी के टाइम पीरियड में था, घनानंद के टाइम में। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब जो घनानंद था इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया युद्ध में परास्त किया और फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब क्या करते हैं हम, अब हमने पढ़ लिया। अब फिर यहाँ से क्या, यहाँ से मौर्य वंश शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया युद्ध में और फिर मौर्य वंश की स्थापना करी। लेकिन उससे पहले हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे, या मौर्य साम्राज्य से हम स्टार्ट करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य से जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम उनकी तरफ चलेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब अगर आगे हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का जन्म कब हुआ, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, अगर आपसे एग्जाम में सिकंदर के बारे में पूछा जाए तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है,
सिकंदर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे केवल हम उन्हीं पर पढ़ेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या था उनके पिता का नाम? फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया जो देश है उसका शासक बना था सिकंदर का पिता फिलिप। कब? 359 ईसा पूर्व में। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी, और फिर इसकी हत्या, फिलिप की जो हत्या कर दी गई कब? 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। अब आगे बात करें कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर के गुरु कौन हुए? अरस्तु हो गए, ठीक है, एरिस्टोटल जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं वो। आगे बात करते हैं, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिकंदर जो था उसने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया, कब स्टार्ट किया, तो 326 ईसा पूर्व में। आगे बात करते हैं, सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक तो जल सेनापति, एक थल सेनापति। तो जो सिकंदर का थल सेनापति था उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो ये बात आती है। आगे बात करें तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था सभी जानते हैं। तो वो कौन थे? पोरस पंजाब के शासक थे। तो उनके साथ सिकंदर को क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा, जिसे हम किस युद्ध नाम से जानते हैं? हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से, या फिर झेलम वित्सता का युद्ध, इसके नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। झेलम का युद्ध हो गया या वित्सता, झेलम का जो पुराना नाम है वो वित्सता है, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हाइडेस्पीस का युद्ध, ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की हार ही क्यों हुई थी? क्योंकि उसकी सेना ने हार मान ली थी। तो सिकंदर की सेना ने क्या करा, जब वो व्यास नदी के तट पर पहुंची तो उसने उसको व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। अब सिकंदर के लौटने की बात आती है, हमें पूरी स्टोरी नहीं जाननी, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर सिकंदर भारत से वापस कब लौटा, तो 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। अब इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। देखो सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने पूरी दुनिया का विजय अभियान उसने शुरू किया था। वो जीतता आ गया, लेकिन भारत पर आकर वो भारत को नहीं जीत पाया, ठीक है। 33 वर्ष की एज में ये मर भी गया। कौन? सिकंदर। और ऐसा माना जाता है कि जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब ये मरा था ना, मतलब मरने से पहले जब ये मरने वाला था, इसको पता है कि तू मर जाएगा, तो इसने ये बोल दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ, जो कफन होता है, मतलब जो ताबूत टाइप होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं ताबूत में ले जाए जाते हैं, तो मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ हों, लटके हों और मतलब खुले हों, जिससे कि ये कि चाहे इंसान कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना भी पूरी दुनिया को जीत ले, कुछ भी कर ले, कितना सोना चांदी कुछ भी अर्न कर ले, लेकिन आखिर में उसको जाना खाली हाथ ही है, ठीक है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो सारी बातें सामने आती हैं। अब अगर सिकंदर के जो जल सेनापति की अगर आपसे बात की जाए तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस था, ठीक है। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम निर्याकस था। अभी जो सेल्यूकस निकेटर है, इसको हम कहाँ पर, जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका जिक्र आएगा। तो आपको वहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, इसीलिए मैं सारी चीज़ आपको क्रोनोलॉजी में करा रही हूँ कि जिससे आपको चंद्रगुप्त मौर्य में जब हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ें या कुछ ऐसे अजीब से नाम पढ़ें तो आपको समझ आ जाए ये किससे रिलेट है। तो सिकंदर के साम्राज्य, सिकंदर के कुछ लोग थे जो मतलब कुछ यहीं रुक गए थे, यहीं उन्होंने जो भी है हम वो आगे पढ़ेंगे। तो अगर इसके जल सेनापति की बात करें तो उसका नाम था निर्याकस। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, जो सिकंदर को सबसे प्यारा था, उसका नाम था बहुकेफला,
ठीक है। तो इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। तो जब ये वहाँ से आया था, जब इसको भारत पर विजय करनी थी, तो वहीं पर इसने एक नगर बसाया था। उसका नाम इसने क्या रखा था? बहुकेफला नाम रखा था इसने। किसने? सिकंदर ने। ठीक है। तो ये थी हमारी सिकंदर से रिलेटेड जो जानकारी, जो एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अब हम मौर्य वंश के बारे में या कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस क्लास के लिंक को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।